नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। जी हाँ जी, विधायक जी में आज बात करेंगे विधायक योगेश शुक्ला से, जो लखनऊ की शहरी और ग्रामीण मिश्रित सीट बख्शी का तालाब यानी कि बीकेटी से विधायक है। राजनीति से जुड़ने वाले योगेश शुक्ला सबसे कम उम्र के प्रधान बनने के बाद लगातार संगठन में सक्रिय रहे। बीजेपी की विचारधारा और खास तौर पर राजनाथ सिंह के राजनीतिक सोच से प्रभावित होकर उन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया। उस दौर में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और आज देश के रक्षा मंत्री हैं। नमस्कार, एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम हाँ जी विधायक जी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हमारे साथ मौजूद है राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र से विधायक योगेश शुक्ला। एक परंपरागत प्रतिष्ठित ग्रामीण परिवार से निकल करके आए। पिताजी के बारे में कहा जाता कि बहुत बड़े और भले आदमी, भले किसान, बड़े पंडित जी कहा जाता था उनको। भाई है आपके, ट्विंस भाई हैं ब्रजेश शुक्ला जी। पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में, और आप राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जिसे कहा जाता है राष्ट्रवाद की राजनीति, अलग प्रकार की राजनीति, पॉलिटिक्स, डिफरेंस पॉलिटिक्स, विधायक बने आप और कार्यकाल के 4 साल से अधिक समय पूरा कर चुके हैं। अब जब 4 साल का समय पूरा हो चुका है तो ढेर सारे आपके क्षेत्र के लोग आपको खूब जानते हैं, लेकिन कुछ है जो अभी ठीक से नहीं जानते। और क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश में देखा जाएगा जहां हमारे बुजुर्ग हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि बचपन से और विधायक बनने तक योगेश शुक्ला थे क्या जो विधायक बन गए लास्ट में? आपने एक बात कही कि माइक थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। बख्शी का तालाब क्षेत्र के विधायक के बाद भी कुछ लोग मुझे नहीं जानते, ऐसा नहीं है। कम से कम क्षेत्र के अंदर में करीब मुझे लगता है कि 13-14 घंटा मैं रहता हूँ, तो निश्चित तौर पे लोग मुझे जानते हैं, गांव के लोग भी जानते हैं। कारण है कि मेरा जुड़ाव उन लोगों से है। लेकिन जहाँ तक राजनीति में आने की बात है, तो कभी विधायक बनने के लिए तो मैं राजनीति में नहीं आया था, लेकिन समाज के बीच में कुछ करने की एक इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। उसी के तहत मैंने सामाजिक सेवा शुरू की गांव के अंदर ही। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा, तो निश्चित तौर पे ये कि मैं राजनीति में बहुत आगे जाऊंगा। लेकिन गांव की स्थिति, गांव के अंदर मेरी एक दखल थी कि हम लोगों के काम करें, लोगों की सेवा करें। उसी के तहत मैंने प्रधान का, मैं सबसे बहुत छोटी उम्र में प्रधान हो गया। तो अखबारों में आया था कि बहुत छोटी उम्र के लखनऊ में सबसे कम उम्र के प्रधान है। और उसी दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई, तब मेरा झुकाव राजनीतिक पार्टियों की ओर हुआ। और संयोग से आपने अभी ब्रजेश शुक्ला का नाम लिया था। ब्रजेश शुक्ला का एक अपना कद था, अपना काम करने का तरीका था। बहुत ही वरिष्ठ और ईमानदार पत्रकारों में उनकी गिनती हमेशा रही है। उनकी रक्षा मंत्री जी से, वर्तमान रक्षा मंत्री, उस समय शिक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी से उनके संबंध थे। और वो बख्शी तालाब विधानसभा के अंदर जो पहले महोना थी, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ने का जब निर्णय लिया, तो मैं भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बड़ा तबका ऐसा था कि उनके शक्ति के चलते, एक नकल अध्यादेश के चलते, राजनाथ सिंह जी के समय, हाँ, कि बड़ी नाराजगी लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर थी कि नहीं, और इनको चुनाव हरवा दो। और ये कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी सरकार अगर आ गई, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहते थे कि अगर मेरी सरकार आ गई तो हम नकल करने की छूट देंगे। इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, नकल करने की छूट दे। हाँ, मैं बच्चों के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग उन लोगों में थे कि जो उनके नकल अध्यादेश से प्रभावित होकर के हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और रक्षा मंत्री व तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के कारण मेरा थोड़ा सा राजनीति में प्रवेश हुआ। लेकिन जब मैं
उनके नजदीक गया तो मुझे लगा कि एक अद्भुत व्यक्तित्व राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री जी का। तो मैं जब एक बार, एक तो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित था, दूसरा रक्षा मंत्री जी का ऐसा नेता जब मुझे मिला, तो दोनों चीजें मिल करके मुझे लगा कि अब जीवन पूरा बीजेपी में ही गुजारना है, क्योंकि हम लोग वैचारिक राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, अपने धरोहरों की परंपराओं को जीवित रखने की बात करते हैं, और वो सब अगर मिलता है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो उसी से प्रभावित होकर राजनीति पे आए। अच्छा, विधायक बना दिया जनता ने। आप जब विधायक है, आप स्वयं में जिम्मेदार है, जनता से सीधी कनेक्टिविटी है और बड़ा क्षेत्र है, ढेर सारे लोग आपके यहाँ, मैं देखता हूँ कि आपके इस कैंप कार्यालय पे, आपके आवास पे, सब जगह जहाँ मैं देखता हूँ, राजाजीपुरम से मैं निकलता हूँ तो मैं वहां भी देखता हूँ, सब जगह अब रक्षा मंत्री जी का कितना स्नेह आशीर्वाद प्राप्त है जनता की जरूरतों के लिए। केवल मुझे ही स्नेह प्राप्त है ऐसा नहीं मैं कहूँगा। लखनऊ का कोई भी व्यक्ति दिल्ली अगर चला जाए और ये सोच करके जाए बिना समय लिए जाए कि मुझे रक्षा मंत्री जी से मिलना है, एक केवल आधार कार्ड लेकर जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो मिलके ही लौटेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज जाएगा, कल मिलेगा, परसों लखनऊ लौट आएगा। तो बहुत लोगों को रक्षा मंत्री जी का स्नेह प्राप्त है। जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है कि पूरे देश में उनके प्रशंसक हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का ऐसा नेता नहीं होगा जो उनसे लाभान्वित ना हो। छोटा सा एक सवाल और जवाब आपको देना है। उनके छोटे पुत्र हैं नीरज सिंह, बहुत बार मुझे बातचीत करने का उनसे मौका मिला, हमारे कॉन्क्लेव में भी आए हो। उनकी सक्रियता जब मैं देखता हूं, चाहे पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम हो या बाहर कोई कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक मामला हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष लगातार उन्हीं को लेकर रक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है परिवारवाद का। मुझे लगता है कि शायद 20 सालों से मैं देख रहा हूँ। माइक सर आप अगर ऊपर थोड़ा करेंगे। हाँ, 20 सालों से मैं देख रहा हूँ। हाँ, कि 20 सालों से वो लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो लोगों के बीच में। नीरज सिंह वैसे तो मैं केवल लखनऊ की चर्चा करूंगा कि लखनऊ में उनकी कितनी सक्रियता है, लेकिन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोने कोने में उनके समर्थक हैं जिसके उन्होंने काम किए हैं, जिनको राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन लखनऊ के अंदर विशेष तौर से आपने अनुभव किया होगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, आज मैं भी वहीं से आ रहा हूं, मैं अभी गया था उनसे मिलने, तो मुझे लगता है कि 200 से 300 आदमी इंतजार कर रहा था। अगर लोगों के काम ना हो, लोगों को उनसे स्नेह ना मिले, लोगों से उनका जुड़ाव ना हो, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग रोज किसी के यहाँ नहीं जाते। तो फिर विपक्ष के आरोप को क्या कहेंगे आप? विपक्ष के आरोपों पे मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि उनके यहाँ की परंपराएं दूसरी हैं। खुद की चीजें ढकने के लिए उनके यहाँ पे परंपरा ये है कि जो उनके परिवार में पैदा हो गया, सभी वरिष्ठ से वरिष्ठ लोगों को किनारे करके, कर्मठ कार्यकर्ताओं को किनारे करके उस व्यक्ति को बढ़ाना है जिसके अंदर राजनीतिक क्षमता हो या ना हो, बस पैदा हो गया, बस उनके परिवार में पैदा होना एक शर्त। चलिए अब जनता के पास आ जाते हैं। हमने राजनीतिक व्यक्तियों की बात कर ली। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा और क्षेत्रीय जनता की समस्या, किसी भी विधायक से सबसे बड़ी उम्मीद जनता की यही होती है, भैया आएंगे विकास कराएंगे, भैया आएंगे हमारी सुनेंगे, भैया आएंगे हमारे काम कराएंगे। और भैया आ गए। जब भैया आ जाते हैं तो अगले 5 वर्ष तक जनता ये मान के चलती है कि हमारी चीजें अब सहज हो जाएंगी, हमारा जनप्रतिनिधि सहज उपलब्ध होगा, हम उनसे मिल पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, अपने नात रिश्तेदार व्यवहारी को पहुंचा पाएंगे और क्षेत्र की स्थिति में सुधार जाएगी। योगेश शुक्ला जी विधायक बनने के बाद इस 4.5 सवा 4 वर्ष का जो समय उनको मिला है काम करने का, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा और जनता की समस्याओं के समाधान में कितना काम कर पाए? मैं 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूँ, हफ्ते के 7 दिन बीच में रहता हूँ, साल के 365 दिन रहता हूँ। यहाँ तक कि सरकारी कामों में या कहीं आने जाने के लिए कुछ कूपन उपलब्ध कराती है। लेकिन
लोगों के बीच में रहने के कारण मैं उनका भी कभी उपयोग नहीं कर पाता। वो जो कूपन एयर टिकट या रेलवे के लिए मिलते कुछ हैं, नहीं, कभी उपयोग नहीं करता। मैं केवल लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों के बीच में रह करके लोगों का काम करता हूँ। और जहाँ तक आपने सड़क की बात की, मेरे क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से आपको सुदृढ़ मिलेंगी। आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए, अगर चंद सड़कें कुछ टूटी कहीं पे होंगी तो आप ये मान के चलिए कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर वो सड़कें पूरी तरीके से आपको बनी हुई मिलेंगी। शिक्षा के मामले में बख्शी का तालाब विधानसभा एक हब बन चुका है। जितने आप अंदाजा लगा लीजिए, करीब 8-9 विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्र के अंदर है। 8-9 विश्वविद्यालय, चाहे वो एमडी विश्वविद्यालय हो, चाहे बीवीडी विश्वविद्यालय हो, चाहे इंटरगल हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस भी हमारे यहाँ पे है। ठीक है। तो इस तरीके से रामस्वरूप विश्वविद्यालय हो, ये सब हमारी विधानसभा में आते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य है, एक अच्छा कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के मामले में 100 बेड हमारे समय में था, अब वो 162 बेड का हो गया है। और संयुक्त 100 बेड से वो संयुक्त चिकित्सालय बन चुका है। वहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज बख्शी तालाब से आगे 10 वेंटिलेटर वहाँ पे लगे हुए हैं, जो चालू होने वाले हैं। 10 वेंटिलेटर चालू लगे हुए हैं। और सिटी 5 करोड़ रुपए की CSR फंड से सिटी स्कैन मशीन लगने जा रही है। हम हर वो चीज उपलब्ध कराना चाहते हैं कि लोगों के इलाज के लिए लखनऊ की ओर न देखना पड़े, हमारे क्षेत्र के लोग अपने वहीं पे इलाज कर लें। और मेरे ही क्षेत्र के लोग नहीं, आप जाइए एक संयुक्त चिकित्सालय में, आपको बिस्वा का व्यक्ति मिलेगा, आपको महमूदाबाद का व्यक्ति मिलेगा, आपको लखीमपुर का व्यक्ति मिलेगा, आपको सीतापुर का व्यक्ति मिलेगा, आपको शाहजहांपुर का व्यक्ति मिलेगा, आपको बाराबंकी का व्यक्ति मिलेगा। सुविधा है तो सब उसका लाभ है। बिल्कुल, सब मिला करके हम प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, सड़कों के मामले में, यहाँ तक कि रोजगार के मामले में भी ये मेरा प्रयास है कि हम कोई एक बड़ी इंडस्ट्री अपने क्षेत्र में लगा सकें जिससे लोगों को रोजगार मिले। हमारे यहाँ पे टिल्को की एक बड़ी इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, लेकिन जमीन की आपने अनुभव किया होगा कि चूंकि शहर से भिड़ा हुआ क्षेत्र है तो शहर की जमीन की कीमतें बहुत महंगी हैं। ठीक बात। और उसी महंगी जमीन के चलते जो है बड़े उद्योगपति थोड़ा सा हिचकते हैं, हिचकिचाते हैं, वो सस्ती जमीन चाहते हैं। लेकिन अब प्रयास है मेरा कि कहीं ना कहीं पे हम इसके विषय में भी काम करेंगे और हो। ठीक है। यादवों को इग्नोर करने का आरोप लगाती है एक पार्टी आप पर कि आपने, क्योंकि चुनाव यादव से हुआ, आप जीत गए, लेकिन यादव विधायक बन गए तो सबके विधायक है भाई, सबके। तो ये पार्टी है, उसके कुछ लोग विरोध ये आरोप लगाते हैं कि विधायक यादवों के मदद नहीं करते उनको। मुझे लगता है कि ये किसी विधानसभा के बाहर के व्यक्ति ने आपसे बात कही होगी। हम लोगों को तो सड़क पे ही लोग मिलते हैं, कुछ भी कह दें, सुनना पड़ता है, पत्रकार का काम। मैं आपको बता दूं, आज तक मेरे यहाँ किसी व्यक्ति से मैंने ये नहीं पूछा होगा कि तुम्हारी जाति क्या है। जनता दर्शन में आने वाला हर व्यक्ति किसी से नहीं पूछा। मैंने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि इस व्यक्ति ने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। मैंने अब तक 12 करोड़ के ऊपर लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए मैंने पैसा दिलाया है मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से। आप सूची देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी कि मैंने यादवों के बीच में कितना काम किया। सब अपने यादव जितना है वही हम तो, जो हमारी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिस एजेंडे पे वो चल रहे हैं वही एजेंडा मेरा है। बहुत भीषण सबका साथ, सबका विकास। और आप देख ले कि हमने सबकी मदद करने का प्रयास किया है, किसी के साथ मैंने भेदभाव नहीं किया। ठीक, हमने माना, हम अविश्वास नहीं कर सकते। भीषण गर्मी है, नौतपा चल रहा है, बिजली कितनी बड़ी समस्या है बख्शी तालाब क्षेत्र के लिए, आपके अपने लोगों के लिए कितनी समस्या है और कितना उसमें आपको लगता है, खुल के बताइए मुझे इसके ऊपर, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है आप बोल देते हैं जो भी होता है। नहीं, हम थोड़ा सा इसमें असहज हैं। मैं मानता हूं कि मैं इस मामले में असहज हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अब मामले को संभालने का प्रयास किया है
और हमारे मंत्री जी भी अब बहुत तेजी से इस काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित में है। आपने वर्टिकल सिस्टम लागू कर दिया, आपने कह दिया कि कनेक्शन एक व्यक्ति देखेगा, मेंटेनेंस एक व्यक्ति देखेगा, बिलिंग तीसरा व्यक्ति देखेगा। अगर किसी क्षेत्र की समस्या को लेकर मुझे टेलीफोन करना होता है अधिकारियों को, तो मैं खुद सोचने लगता हूँ कि मैं किसको करूँ, मैं देखूंगा कौन बिलिंग देख रहा है, कौन क्या देख रहा है। तो ये थोड़ा सा, दूसरा ये कि अब बताइए गर्मियों के अंदर ये कुछ अधिकारियों ने तय कर दिया कि कुछ छटनी करेंगे। जब कर्मचारियों को बढ़ाने की बात होती है तो छटनी कहाँ से आ रही है? जब ज्यादा पावर सप्लाई की जरूरत है। आपको याद होगा कि मैंने उस समय जब ये स्मार्ट मीटर की बात आई थी तो मैंने कहा था, हमने कहा आप ठीक करिए व्यवस्था, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा फिर। और खैर मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विद्युत मंत्री जी का, कि उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान किया। और मुझे लगता है कि इतनी गर्मी के अंदर थोड़ी समस्याएं आती हैं, स्वाभाविक है, लेकिन समस्याएं बिल्कुल ना आए, प्रयास ये होना चाहिए। अच्छा, वो जो धरने पे जाके बैठ गए थाने में विधायक जी गुस्से में, कहाँ क्या दे रहे थे? धरने पे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जनता के ही विधायक है, सरकार के विधायक बाद में, पहले जनता के विधायक। नहीं, मैं तो देखिए विधायक तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ही संबंध रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक हूँ। बिल्कुल। लेकिन धरने पे मैं तब बैठूंगा जब मुझे लगेगा कि जो हमारी सरकार की सोच है, सरकार जिस दिशा में जाना चाहती है, अधिकारी उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ धरने पर नहीं था, ये व्यवस्था के खिलाफ जो लोग सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको ये चितवाना कि आप चेतिए कि आप सरकार की मंशा के विपरीत जा रहे हैं, तो हमने कहा जरूर बैठना पड़ेगा। अगर आप सरकार की मंशा के खिलाफ काम करेंगे, सरकार की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मोबाइल इसका पकड़ा गया है तो 2000 रुपए दे जाओ, मैं धरने पे नहीं बैठूंगा। कोई हमारा ग्राम प्रधान मोटरसाइकिल से जा रहा है, कागज पूरे हैं, भाई इसका तो मैं चालान करूंगा। क्यों करोगे? हमको टारगेट पूरा करना। कौन सा टारगेट? कुछ नहीं। हमने कहा कुछ नहीं होगा इस तरीके से। अपने टारगेट के लिए किसी को भी रोक, किसको नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकते आप। आपको अपराधी को रोकिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उन्होंने पुलिस का, नेताओं का और समाज में जो भी अपराधीकरण हो रहा था उस पर लगाम लगा दी। कोई भी अपराधी खुले में नहीं घूम सकता। क्या बक्सी तालाब पे कोई मुसलमान भी आता है कभी योगेश शुक्ला के पास में कि हमारी मदद कर दो? मुझे लगता है, मैं आपसे कहता हूं ना कि आपको मैं अब डॉक्यूमेंट दे दूंगा। नहीं, आप बता दीजिए, हम मानेंगे। मुझे लगता है कि ये 12 करोड़ रुपए में करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए मैंने मुसलमानों को आर्थिक सहायता दिलाई। जो बीमार परिवार थे, जिनकी अपनी क्षमता नहीं थी। और आप अनुभव करते होंगे कि जो कमजोर तबके हैं उसमें मुसलमान भी एक है। ठीक है। हमें किसी भी चीज में मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके परिवार में किसी तरीके का कोई कष्ट है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका निस्तारण मैं करूँगा। राजनीति से ऊपर जाकर, राजनीति के ऊपर जाकर के इन चीजें सब नहीं चलता। ठीक है। अब हमारा एक रैंडम राउंड है और उसमें हम आपसे बिल्कुल कोई भी चीज नहीं कहेंगे कि आप ये बताइए, आप अपनी मर्जी से बताइए, ना बताइए, जो बताइए। व्यक्तित्व पर बात करनी है और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप विधायक है तो उत्तर प्रदेश में ही व्यक्तित्व बात करनी है। पहला व्यक्तित्व बिना शक एक ही नाम बोलना पड़ता है सबको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज खड़ा कर देंगे, वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, यमराज खड़ा कर देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे? मिला देंगे नहीं, मिला दिया। माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। आप कल्पना करिए इस प्रदेश ने कौन सा वक्त देखा है। पूजा पाल मेरे पड़ोस में बैठती हैं सदन में। अब पहले समाजवादी पार्टी के जब कैंप में बैठती थी, घुटन महसूस करती थी। मेरी
चर्चा हुई इस संबंध में। तो जब माफिया को संरक्षण दिया जाएगा तो जो पूजा पाल के साथ हुआ है प्रदेश में किसी भी महिला के साथ हो सकता है। और जब योगी जी ऐसी सरकार आएगी और पूजा पाल के साथ न्याय होगा तो पूजा पाल उन लोगों को तिरस्कृत करने का काम करेगी कि जहां पे वो बैठती थी पहले, समाजवादी पार्टी के ही जो विधायक बैठते थे विपक्ष के, आज उठ करके सत्ता पक्ष की ओर इसलिए केवल बैठ गई कारण है कि पहली सरकार है जिसने उनके साथ न्याय किया। लेकिन ये जो मॉडल है बुलडोजर मॉडल, क्या बुलडोजर मॉडल ये अन्य राज्यों में भी लोग इसको अपना दे रहे हैं, क्या ये बुलडोजर मॉडल जरूरी है? बगैर इसके काम नहीं हो सकता। आप बताइए अपराधियों से निपटने की कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो अपराधी इस प्रदेश ने कौन कौन से दिन नहीं देखे? मैं उन मकानों के आवंटन में गया था जो एक बड़े प्रदेश के भूमाफिया, बहुत बड़े माफिया की जमीन को खाली करवा करके 72 आवास बने थे डीजीपी कार्यालय के पीछे, मुख्तार अंसारी। क्या अब साकेत वन है बने थे, 72 आवास बांटे गए, एकता वन जहां पर अपार्टमेंट। आप कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी के समय में इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है कि एक भूमाफिया डीजीपी कार्यालय के बगल में ही कब्जा करता है, सरकारी जमीन पे मकान बनाने का प्रयास करता है, मकान बनाता है, अपनी कोठी खड़ा करता है और डीजीपी से कई गुना बड़ी कोठी खड़ी करके खुलेआम इस बात की चुनौती देता है कि तुम लोगों की बस की बात नहीं कि तुम मुझे रोक सको। और गरीब लोग जिनकी जमीनों पर उसने कब्जा किया था या जो लोग झुग्गी झोपड़ी लगाए हुए थे वहां पे, वो लोग अनुरोध करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, किसी ने नहीं सुना। वो वक्त अच्छा था कि आज का वक्त अच्छा है कि जब मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने पूरी बुलडोजर से ढहा दिया, उसी जमीन पे जिसमें भूमाफिया ने, उस माफिया ने अपनी कोठी खड़ी की थी, वहां 72 मकान बनाए और एक तब्बन डेवलप कर दिया और उन लोगों को दिया जो लोगों के लिए सपना था कि कभी हम अपने मकान में रह सकते हैं। बताइए, ये है एक्चुअल बुलडोजर। ये ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी बातें और उनका पीडीए। पहली बात तो क्या आपको समझ में आता है उनके पीडीए का मतलब क्या? हमको तो आज तक वो स्पष्ट बताया नहीं। देखिए, उनका पीडीए केवल इतना ही है कि वो सत्ता में किसी तरीके से आ जाए, कोई भी तरकीब अपनानी पड़े, सबसे कुछ हाथ पैर जोड़कर तब एक बार सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं होता। आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव ने ओथ ली थी, शपथ ली थी, उनके मंच में कितनी तोड़फोड़ हुई थी। पूरे मंच को इन लोगों ने बिल्कुल धाराशाही कर दिया था, इतनी सब कूद पड़े थे जाकर ओथ के बाद। तो वो जानते हैं कि केवल ओथ तो ले सकते हैं, लेकिन उस टीम को नहीं रोक सकते जिसने उनके मंच में तोड़फोड़ की थी। उनके सहयोगी साथी, उन्हीं के पार्टी के लोग निलंबित किए गए थे कि तुम लोगों ने इतना उधम क्यों मचाया। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल, गरीबों के साथ ज्यादती, मारपीट अभी से कहने लगे हैं। तो फिर पीडीए है, समझ लो मेरा लठ मजबूत है। पीडीए में केवल भाई अब किस तबके को पीडीए कहते हैं वो समझे, लेकिन जो असली पीडीए है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, ठीक है। अब हम अपने शो के अंतिम राउंड में चल रहे हैं। विधायक जी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, इसलिए हमें पूछना, हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है, मन कर रहा है। यदि पार्टी फिर से विश्वास करे, विश्वास किया पार्टी तभी आप विधायक है, संगठन के प्रति समर्पित आप थे तभी पार्टी ने आप पर भरोसा किया, तभी आप विधायक हैं। पार्टी जनों से भी बात होती है और सबके विधायक। लेकिन यदि पार्टी फिर से भरोसा करे तो ऐसी 4 बातें क्या होंगी जिनकी वजह जनता फिर आपको जिताएगा? अब 5 साल के लिए मुझे जनता ने चुना था और पार्टी ने 5 साल के लिए मुझे मौका दिया था कि आप काम करें, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, लोगों की सेवा करूं। पार्टी जो निर्णय करेगी हम सिरोधार्य है। पार्टी अगर मुझे लड़वाती है तो मैं एक सिपाही के तौर पे लड़ने का प्रयास करूंगा।
मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहाँ तक कामों की प्राथमिकता है, कामों की मेरी वही प्राथमिकता है जो वर्तमान में है। सड़क, बिजली, पानी, एजुकेशन, लोगों को रोजगार। इसी बात को लेकर जाएंगे जनता के बीच। सबके साथ एक व्यवहार, सबके साथ एक व्यवहार। और कार्यकर्ताओं की बातें, कार्यकर्ताओं की जो सलाह है, जो फेसबुक के माध्यम से व्यक्त करते हैं या और तरीके से व्यक्त करते हैं, उसको एक हम इस उद्देश्य से नहीं लेते कि उन्होंने कोई वो हमसे शिकायत कर रहे हैं या उनकी नाराजगी है। मैं केवल एक तरीके से उसको लेता हूँ, ये उनकी सलाह है। कहीं पे हमसे कमी हो गई होगी तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। बात पूरी हुई, बस अंतिम छोटा सा सवाल है। आप राजनेता हैं, राजनेता हर पार्टी के हर दल के होते हैं, आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, अनुभव ले लिया आपने विधायक होने का भी 4 साल का, संगठन में भी काम किया, प्रधानी से शुरू करके आप यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो सब कुछ देखा, समझा और सुना और जाना है। तो मॉरल ऑफ द पॉलिटिक्स आपकी नजरों में क्या है? राजनीति है क्या आपकी नजरों में? और क्या चीज आपको समझ आई कि हमारी नजर में तो ये है राजनीति, ये करना काम है राजनीति का? मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर समाज के बीच में है तो समाज की सेवा करते हुए कोई दूसरा विजन होना भी नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि केवल सत्ता प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम वैचारिक रूप से अगर हम मजबूत हैं तो हम अपनी बात भी कह पाएंगे और उस रास्ते पे हम चल भी पाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के गठन की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी 46-47 साल की है, लेकिन उसके पहले जनसंघ बिल्कुल का निर्माण हुआ था जी। और जनसंघ से लेकर आज तक जो विचारधारा है वो एक ही, कि हम राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं, हम उस पर समझौता नहीं कर सकते। एक लक्ष्य को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था कि एक देश के अंदर 2 संविधान, 2 विधान, 2 झंडे नहीं चल सकते। और उसका परिणाम है कि आपने अनुभव किया होगा कि 370 समाप्त कर दी गई। पार्टी ने निर्णय लिया था कि वैचारिक रूप से वो राम मंदिर का समर्थन करती है, बन गया राम मंदिर, और आज राम मंदिर बन करके तैयार है। सरकार ने निर्णय लिया था कि अब हम वो कारक पैदा नहीं होने देंगे जिन कारकों के चलते देश का बंटवारा हुआ था। विपक्षी पार्टियां, आपने देखा होगा, बंगाल का चुनाव देखा होगा, वो कारण पैदा किए जा रहे थे कि पुनः देश का विभाजन हो। सीमाएं खोल दी गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मांग रही थी जमीन दे दो तो हम बाढ़ लगा दें। गौवंश की नीलामी, वो गौवंश का वहां पे भेजा जा रहे थे, बांग्लादेश भेजा जा रहा था, तस्करी हो रही थी। इससे समझौता नहीं, राष्ट्रवाद से समझौता नहीं। ठीक है, लंबा समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो हमारे साथ आपने सुना, आपने समझा, विधायक योगेश शुक्ला राजधानी लखनऊ की अति महत्वपूर्ण सीट बक्सी तालाब से विधायक। हमारे एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया, जवाब उनका अपना था। एक बात जो लास्ट में उन्होंने कही कि राजनीति में हमें लगता है जनसेवा के अलावा कोई और मिशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस दल से वो आते हैं राष्ट्रवाद से समझौता, उस विचार से समझौता नहीं जिसको लेकर पार्टी ने शुरुआत की थी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी से। अब बाकी हम आप पर छोड़ते हैं कि सही क्या और गलत क्या आप तय करो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और वो आप हो। लेकिन एक एक जवाब विधायक जी का सुनिएगा जरूर 2-2 बार। नमस्कार।